बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको समुद्री मोहमजोई की एक नाकाबिले यकीन दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जो बहरी कज़ाकों के सुनहरी दौर की दास्तान है। याद रखें, समुद्र हमेशा से ही इंसान के लिए पुरसरारियत और मोहमजोई का इस्तारा रहा है। इसकी बेकरां वुसअतों में न सिर्फ रास्ते खो जाते हैं बल्कि ख्वाब भी परवान चढ़ते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब समुद्र पर कुछ ऐसे लोग काबिज थे जिनका मकसद सिर्फ खजाने की तलाश, दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करना और आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारना था। आज जो दास्तान हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहरी कज़ाकों के सुनहरी दौर की कहानी कहलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ जुर्रत व बहादुरी का मजहर है बल्कि इंसानी ख्वाहिशात, हौसले और बेखौफी की मिसाल भी है। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है एक आम शख्स से जिसका नाम एडवर्ड थॉर्च था, जो एक आम मल्लाह था लेकिन अपनी किस्मत बदलने के ख्वाब देखता था। एडवर्ड समुद्र के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी लहरों का मिजाज, हवा का रुख और उन रास्तों के बारे में जिन पर कीमती खजाने से लदे जहाज सफ़र करते थे। लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था, एक बेकाबू ख्वाहिश। वो सिर्फ एक मल्लाह बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था, वो तारीख का हिस्सा बनना चाहता था। एक रात जब चांद की रोशनी समुद्र पर झलक रही थी, एडवर्ड ने अपने चंद साथियों के साथ साजिश की। उसने अपने साथियों से कहा, हमें ज़िंदगी भर गुलामी करने की बजाय अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। हम खजाने के पीछे जाएंगे, अपने कवानीन खुद बनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि आज़ाद ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। ये अल्फाज सुनकर उसके साथी हैरान हुए, लेकिन एडवर्ड की आंखों में चमक ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो किसी मामूली आदमी के साथ नहीं बल्कि एक लीडर के साथ खड़े हैं। एडवर्ड जो ख्वाब देख रहा था, उसके अंदर उन ख्वाबों को पूरा करने का जज्बा भी मौजूद था। एडवर्ड और उसके साथी एक तवील अरसे से अपनी किस्मत आजमाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। समुद्र की वसअतों में अपनी शनाख्त बनाने का ख्वाब उनके दिलों में जिंदा था, लेकिन उन्हें मालूम था कि यह ख्वाब यूं ही पूरा नहीं होगा। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो उनके हौसले और हुनर को साबित करे। एक दिन एडवर्ड ने अपने करीबी साथियों को जहाज के अरशे पर जमा किया। चांदनी रात थी और समुद्र पुरसकून था, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी थी। एडवर्ड ने नक्शा खोलते हुए कहा, यह स्पेनी जहाज खजाने से भरा हुआ है। अगर हम इस पर काबिज हो गए तो न सिर्फ हमारे नाम का डंका बजेगा बल्कि हमारी मुहिम का आगाज भी यादगार होगा। जहाज के अरशे पर होने वाली ये मनसूबाबंदी तफसीली थी। एडवर्ड ने हर साथी को उसका किरदार वाज़ेह तौर पर समझा दिया था। जब हम जहाज के करीब पहुंचेंगे तो खामोशी से अपना रास्ता बनाएंगे ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। तोपची तैयार रहेंगे, लेकिन गोले तभी दागे जाएंगे जब मैं इशारा करूंगा। दुश्मन को घेरने के लिए हम अपनी छोटी कश्तियों का इस्तेमाल करेंगे। याद रखो, हमारा मकसद खजाना है, गैर ज़रूरी खून रेजी नहीं। मंसूबा तय हो जाने के बाद उन्होंने दुआ की और अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी। अगले दिन धुंधले आसमान के नीचे वो स्पेनी जहाज के ताक़ुब में निकले। जब वो जहाज के करीब पहुंचे तो एडवर्ड ने अपने साथियों से कहा, ये हमारा इम्तिहान है। अगर हम कामयाब हो गए तो समुद्र हमारा है, अगर नाकाम हुए तो ये ख्वाब भी समुद्र की तह में दफन हो जाएगा। जैसे स्पेनी मुहाफिजों ने उन्हें देखा, खतरे की घंटियां बजने लगीं। एडवर्ड ने अपने जहाज को बर्क रफ्तारी से स्पेनी जहाज के करीब लाया और फिजा तोपों की घन गरज से गूंज उठी। स्पेनी मुहाफिज सख्त मज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन एडवर्ड के साथियों की हिकमत अमली ने उन्हें हैरान कर दिया। एडवर्ड ने अपनी कश्तियों के जरिए जहाज को तीन अतराफ से घेर लिया। वो खुद आगे बढ़कर दुश्मनों को ललकार रहा था, हम खजाने के लिए आए हैं, जिंदगी के लिए नहीं। हथियार डाल दो और तुम्हें बख्श दिया जाएगा। कुछ देर की जंग के बाद स्पेनी मुहाफिजों ने हार मान ली। जैसे ही एडवर्ड और उसके साथी जहाज पर सवार हुए, वो सीधे खजाने की जानिब बढ़े। जब उन्होंने खजाने का सीना खोला तो उनके ख्वाब हकीकत में बदल गए। सोने की चमक, चांदी की दमक और हीरे की चमक ने सबकी आंखों को खीरा कर दिया। वो सब एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुराए। एडवर्ड ने कहा, यह सिर्फ आगाज है, ये समुद्र हमारा है और हम तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नाजरीन, ये फतह सिर्फ खजाने की नहीं थी बल्कि ख्वाब की ताबीर थी। एडवर्ड और उसके साथियों ने साबित कर दिया कि जुर्रत, हिकमत अमली और इत्तेहाद के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है।
नादिन, एडवर्ड की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि एडवर्ड के लिए कज़ाकी सिर्फ लूट मार का नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा निज़ाम था जो इनफरादी आज़ादी और इज्तमाही इंसाफ के उसूलों पर मबनी था। जब स्पेनी जहाज़ से हासिल होने वाले खजाने को तकसीम करने का वक्त आया, तो एडवर्ड ने अपने साथियों को जहाज़ के अरशे पर जमा किया। हवा में एक जोश था, लेकिन उसके साथ साथ सबकी निगाहें एडवर्ड पर थीं कि वो इस कीमती खजाने का क्या फैसला करता है। एडवर्ड ने अपनी गरजदार आवाज़ में कहा, ये ख़जाना हम सब की मेहनत, जुर्रत और इत्तेहाद का नतीजा है। इसे बराबरी से तकसीम किया जाएगा ताकि कोई भी ये न समझे कि उसकी खिदमात को कमतर समझा गया है। उसके अल्फाज ने न सिर्फ उसके साथियों के दिलों में इज्जत और एतमाद पैदा किया, बल्कि उनके इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत कर दिया। ये उसूल कज़ाकों के मुआशरे का बुनियादी हिस्सा बन गया। हर बार जब कोई मुहिम कामयाब होती या कोई फैसला लेना होता, तो ये तय पाया कि हर रुकन की राय को अहमियत दी जाएगी। यहाँ तक कि एडवर्ड जैसे रहनुमा के लिए भी कोई इस्तिस्ना नहीं था। हमले की हिकमत अमली तय करने से लेकर ख़जाने की तकसीम तक हर पहलू पर खुली बहस होती थी। अगर कोई इख्तलाफ होता तो वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया जाता। ये निज़ाम न सिर्फ उनकी तंजीम को मजबूत बनाता था, बल्कि उनके अंदर ये एहसास पैदा करता था कि वो सब एक ख़ानदान का हिस्सा हैं। किसी को भी दूसरे से ज़्यादा या कम अहम नहीं समझा जाता था। एडवर्ड के साथ इस निज़ाम को कज़ाकों की जमहूरियत कहते थे, जहाँ हर किसी को बराबरी का हक हासिल था। उस जमहूरी निज़ाम ने कज़ाकों को एक मुनफरिद शनाख्त दी। ये न सिर्फ उनके अखलाकियात का मजहर था, बल्कि उनके इत्तेहाद का भी राज था। एडवर्ड ने यह साबित किया कि इंसाफ और बराबरी का असूल न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि समुंदरों पर भी हुक्मरानी कर सकता है। ये असूल उनके मुआशरे को एक मजबूत बुनियाद फराहम करता रहा, जहाँ हर फर्द अपने किरदार को अहम समझता और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ हिस्सा लेता रहा। नाज़रीन, तारीख बताती कि एडवर्ड ने बहुत जल्द अपनी शनाख्त ब्लैक बेल्ट के तौर पर बना ली थी। उसे तारीख में ब्लैक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, तारीखी रिवायात बताती हैं कि एडवर्ड, जिसे दुनिया ब्लैक बेल्ट के नाम से जानती थी, सिर्फ एक कज़ाक नहीं बल्कि खौफ की एक चलती फिरती अलामत बन चुका था। उसकी शोहरत न सिर्फ उसकी बेखौफी और जंगी महारत की वजह से थी, बल्कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल और दहशत पैदा करने वाले हरबों ने भी इसे समुद्र का एक बेताज बादशाह बना दिया था। वो जानता था कि जंग जीतने का निस्फ हथियार दुश्मन के दिल में पहले ही खौफ पैदा कर देना है। ब्लैक बेल्ट ने अपनी शख्सियत को जानबूझकर खौफनाक बनाया। उसकी लंबी और घनी दाढ़ी उसके चेहरे को मजीद खौफनाक बनाती थी, जिसे वो कई छोटी चोटियों में बांधता था। जंग के दौरान वो अपनी दाढ़ी में सल्फर की मोश्कें जलाकर लगाता, जो न सिर्फ धुआं पैदा करती थी बल्कि उसके चेहरे को धुआं उड़ाते अफरियत की तरह बना देती थी। धुएं में घिरी उसकी सुर्ख चमकती आंखें देखकर दुश्मन कांप जाते थे। एक दिन एक ताजिर जहाज ने ब्लैक बेल्ट के झंडे को देखकर खौफजदा होकर अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। ये झंडा, जिस पर एक ढांचा मौत के इशारे के साथ दिखाया गया था, समुद्र में मौत की अलामत समझा जाता था। लेकिन ब्लैक बेल्ट को रास्ता बदलने वाले जहाज़ों का ताक़ुब करने में ख़ास मज़ा आता था। अपने तेज़ रफ्तार जहाज़ पर सवार ब्लैक बेल्ट ने हवा में एक गरजदार कहका लगाया और चीखा, ये समुद्र हमारा है, तुम जहां भी छुपोगे हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। उसके साथी भी उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर नारे लगाते, जिससे दुश्मन के जहाज़ पर सवार हर फर्द की हिम्मत टूट जाती। ताक़ुब के दौरान ब्लैक बेल्ट ने अपने तोप खानों से इंतबाही गोले दागे। धमाकों की आवाज़, पानी में लहरों की गूंज और ब्लैक बेल्ट के जहाज़ का तेज़ रफ्तार ताक़ुब दुश्मन के जहाज़ वालों को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता। आखिरकार ब्लैक बेल्ट ने ताजिर के जहाज़ को काबू में कर लिया। जैसे उसने जहाज़ पर कदम रखा, उसकी धुआं उड़ाती शक्ल और गरजदार आवाज़ ने हर किसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम सबको बख्शा जाएगा, ब्लैक बेल्ट ने कहा, लेकिन याद रखो ये समुद्र मेरा है। अगली बार अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसकी सज़ा मौत होगी। रिवायत बताती है कि यह वाक़या ब्लैक बेल्ट की दहशत को मज़ीद बढ़ा गया। उसकी शख्सियत महज एक कज़ाक की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अफसानवी किरदार बन चुकी थी जिसका जिक्र हर ताजिर, मल्लाह और मुसाफिर के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। उसका नाम सुनकर लोग अपने रास्ते बदल लेते और उसके झंडे को देखते ही हथियार डाल देते थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि नासाओ बहामास का एक दिलकश और कुदरती खूबसूरती से मालामाल जजीरा ब्लैक बेल्ट और उसके साथी कज़ाकों के लिए एक ख्वाबों की जन्नत थी।
18वीं सदी में यह जजीरा कानूनी और हुकूमती कंट्रोल से तकरीबन आज़ाद था, जिसने उसे कज़ाकों के लिए एक महफूज पनाहगाह बना दिया था। उसके आसपास के पानियों में छुपे हुए रास्ते और घने जंगलात ने कज़ाकों को न सिर्फ दुश्मनों बल्कि हुकूमती बहरी बेड़ों से भी बचने का मौका फराहम किया। ब्लैक बेल्ट और दीगर कज़ाकों ने नासाओ को अपना गढ़ बना लिया था, जहां वो अपनी कामयाबियों का जश्न मनाते, अपने माले गनीमत का तबादला करते और अगली मुहिम्मात की तैयारी करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ जिंदगी रवां दवां थी, लेकिन ये जिंदगी आम लोगों की नहीं बल्कि उन बेखौफ कज़ाकों की थी जिनके दिलों में ना कोई खौफ था और ना ही किसी किस्म की पशेमानी। नासाओ का माहौल कज़ाकों की जिंदगी की झलक पेश करता था। यहाँ कज़ाकों के लिए होटल और बार्स बने हुए थे, जहाँ रातों को कहकहों, शराब और मौसीकी का शोर सुनाई देता था। ब्लैक बेल्ट जैसे लीडर्स के लिए नासाओ न सिर्फ एक आरामगाह थी बल्कि वो जगह थी जहाँ वो अपने जहाज़ों की मुरम्मत करते और उनमें मज़ीद ताकतवर हथियार नस्ब करते। यहीं पर वो अपने साथी कज़ाकों के साथ बैठकर अगले हमले की मंसूबाबंदी करते। तारीखी रिवायत के मुताबिक नासाओ की बंदरगाह एक मसरूफ बाजार की तरह थी। यहाँ लूटे गए खजाने, कीमती धातें, जवाहरात और दीगर सामान की खरीदो फरोख्त होती। ब्लैक बेल्ट और उसके साथी उन तिजारतों के जरिए मजीद वसाइल इकट्ठे करते ताकि अपनी मुहिम्मात को कामयाब बना सकें। यहीं पर उन्होंने अपनी ताकतवर कज़ाकी मईशत को फ़रोग दिया, जिसने उन्हें समुद्री ताकत के तौर पर कायम रखा। एक बार जब ब्लैक बेल्ट नासाओ पहुंचता तो अपने साथियों के साथ जश्न में मशगूल हो जाता। उसके जश्न मुनफरिद थे, शराब के जाम, फतह के किस्से और कज़ाकों के गीतों से भरपूर महफिलें। यह उनके इत्तेहाद और मजबूती की अलामत थी, लेकिन ब्लैक बेल्ट कभी भी अपनी असल हिकमत अमली को नज़रअंदाज नहीं करता था। वो हमेशा अपने साथियों को याद दिलाता था कि नासाओ एक आर्जी पनाहगाह है और उनका असल मकसद समुद्री गलबा बरकरार रखना है। याद रहे कि नासाओ का मकाम कज़ाकों के लिए सिर्फ एक रिहाइश का नहीं था बल्कि एक ऐसा मरकज़ था जहाँ से अपने दुश्मनों पर वार करते और लूट मार की नई मुहिम्मात शुरू करते। ये जजीरा कज़ाकों के दरमियान आज़ादी, भाईचारे और ख़तरे से भरपूर जिंदगी का निशान बन गया। ब्लैक बेल्ट और उसके साथियों के लिए नासाओ सिर्फ एक जजीरा नहीं था बल्कि उनकी पूरी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई कानून, कोई कायदा और कोई खौफ मौजूद नहीं था। नाज़रीन याद रखें, हर उरूज के लिए जवाल है। एक अरसे तक तो ब्लैक बेल्ट के चर्चे रहे और वो समुद्र पर काबिज रहा और आखिरकार उसका दौर का खात्मा हुआ। तारीखी रिवायत के मुताबिक 1718 का साल कज़ाकों के सुनहरी दौर के खात्मे का आगाज था और इसी साल ब्लैक बेल्ट की जिंदगी का एक हौलनाक अंजाम भी लिखा गया, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि कज़ाकों की दहशत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इस मिशन के लिए लेफ्टिनेंट रॉबर्ट माबार्ट को मुंतखब किया गया, जो एक माहिर और निडर बहरी अफसर थे। उनके कांधों पर एक अजीम जिम्मेदारी डाली गई थी, यानी ब्लैक बेल्ट जैसे खतरनाक और मशहूर कज़ाक को ख़त्म करना। मैनॉर्ड ने अपनी हिकमत अमली के तहत ब्लैक बेल्ट के ठिकाने का पता लगाया। वो जानते थे कि ब्लैक बेल्ट अपने जहाज़ क्वीन एन्स रेवेंज के साथ शुमाली कैरोलिना के साहिल पर मौजूद है। ब्लैक बेल्ट ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन किस्मत ने एक मुख्तलिफ कहानी भी लिखी थी। मैनॉर्ड अपने जहाज़ के साथ ब्लैक बेल्ट की जानिब बढ़ा। जब दोनों जहाज़ों का सामना हुआ तो फिजा में तनाव और ख़तरे की बू महसूस हो रही थी। ब्लैक बेल्ट, जो हमेशा अपनी जंगी महारत और बेखौफी के लिए मशहूर था, अपने दुश्मन का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने साथियों को कहा, ये हमारी ज़मीन है, हमारा समुंदर है। आज हम उन्हें दिखाएंगे कि कज़ाकों को शिकस्त देना कितना मुश्किल है। दूसरी जानब मैनार्ड ने एक चालाक हिकमत अमली अपनाई। उसने अपने जहाज़ को बज़ाहिर कमज़ोर दिखाया ताकि ब्लैक बेल्ट हमला करने में जल्दबाजी करे। ब्लैक बेल्ट ने इस मौके को गनीमत जाना और अपने जहाज़ को करीब लाया। जैसे ही दोनों जहाज़ करीब आए, ब्लैक बेल्ट के तोप खाने ने गरजना शुरू कर दिया। धुआं और आग ने आसमान को ढांप लिया, लेकिन मैनार्ड के सिपाही जो जहाज़ के अंदर छुपे हुए थे, अचानक बाहर निकल आए और कज़ाकों पर हल्ला बोल दिया। ये एक खौफनाक जंग थी। ब्लैक बेल्ट ने अपने दुश्मनों का मुकाबला तलवार और पिस्तौल से किया। उसके हौसले बुलंद थे और वो एक हकीकी जंगजू की तरह लड़ रहा था। उसकी आवाज़ गरज रही थी, आज या तो हम जीतेंगे या ये समुद्र हमारा कफन होगा। मैनार्ड और ब्लैक बेल्ट का आमना सामना हुआ। दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त तलवारबाजी शुरू हुई। ब्लैक बेल्ट का कद और ताकत उसके दुश्मनों को मरूब करने के लिए काफ़ी था, लेकिन मैनार्ड भी पीछे हटने वाला नहीं था।
उसने ब्लैकबेर्ड के वारों को रोका और मौका देखकर उस पर जख्म लगाया, लेकिन ब्लैकबेर्ड ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो खून में लथपथ होने के बावजूद लड़ता रहा। बिल आखिर मैनार्ड के सिपाहियों ने ब्लैकबर्ड को चारों तरफ से घेर लिया। कहते शदीद जख्मी होने के बाद भी वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। नाज़रीन, तारीख बताती कि ब्लैकबर्ड को 20 से ज़्यादा जख्म लगे, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। आखिरकार एक आखिरी वार ने उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। यूं ब्लैकबर्ड की मौत के साथ ही समुद्र की सबसे बड़ी दहशत का खात्मा हुआ। मैनार्ड ने उसके सर को काटकर अपने जहाज के सामने लटकाया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि कज़ाकों का अंजाम क्या होता है। ब्लैकबीर्ड की मौत ने कज़ाकी के सुनहरी दौर को एक फैसला कुन मोड़ दिया, लेकिन इसकी कहानी आज भी समुद्री दास्तानों में जिंदा है, एक ऐसे जंगजू की दास्तान के तौर पर जिसने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। नाज़रीन, इन कज़ाकों की मुहिम्मात, उनकी जुर्रत और उनका आज़ादाना तर्ज ज़िंदगी हमें यह सिखाता है कि ख्वाबों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनके हसूल के लिए हौसला और कुर्बानी ज़रूरी है। नाज़रीन, बहरी कज़ाकों के सुनहरे दौर की तारीखी दास्तान आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस दास्तान के हवाले से अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। याद रखें, तारीख में बहरी कज़ाकों के सुनहरे दौर के अलावा भी बहरी कज़ाकों का तज़करा मिलता है। हम आपको तारीख से जापानी बहरी कज़ाकों की दास्तान भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले मुख्तसरन आपको बहरी कज़ाकों के सुनहरी दौर की तारीख बताते हैं जिसकी दास्तान आपने मुलाहजा की है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बहरी कज़ाकों का सुनहरी दौर 1650 से 1730 के दरमियान रहा। एक ऐसा दौर था जब समुद्रों पर कज़ाकों की हुकूमत थी। ये वो वक्त है जब बहरी कज़ाकों ने दुनिया के मुख्तलिफ समुद्री रास्तों को अपनी लूट मार, बहादुरी और आज़ादी के लिए मशहूर किया। ये दौर ख़ास तौर पर कैरेबियन, बहरे ओकनूस और बहरे हिंद में कज़ाकी के उरूज का दौर समझा जाता है। तारीखी रिवायत के मुताबिक बहरी कज़ाकी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका और दीगर नौ आबादियाती इलाकों में अपनी तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ कीं। हिस्पानिया, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक ने अपने कीमती सामान और ख़जाने बहरी रास्तों के ज़रिए मुंतकिल करने शुरू किए। उन तिजारती जहाज़ों पर सोना, चांदी और दीगर कीमती सामान लदे होते थे जो कज़ाकों के लिए पुरकशिश शिकार थे। कज़ाकी के सुनहरी दौर की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब यूरोपीय नौ आबादियाती ताकतें अपनी बहरिया को कमज़ोर कर रही थीं और समुद्री रास्ते बेहिफाजती का शिकार थे। उन कमज़ोरियों ने कज़ाकों को अपनी कार्रवाइयों के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए। तारीखी रिवायत बताते हैं कि कज़ाक आमतौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लोग थे जिन्हें कवानीन और रिवायत की कोई परवाह नहीं थी। उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा माल गनीमत हासिल करना था। कज़ाकों के जहाज़ों पर जमहूरियत का निज़ाम पाया जाता था, जहां हर कज़ाक को बराबर का हिस्सा दिया जाता था और तमाम अहम फैसले इज्तमाही तौर पर किए जाते थे, जैसा कि आप बयान की गई दास्तान में मुलाहजा भी कर चुके हैं। नाज़रीन, उन कज़ाकों के लीडर जैसे एडवर्ड, ब्लैकबीर्ड, हेनरी मॉर्गन और विलियम किड न सिर्फ अपनी जंगी महारत बल्कि अपने खौफनाक अंदाज के लिए भी मशहूर थे। ब्लैकबीर्ड की हैयत की नौयत तो आप मुलाहजा कर ही चुके हैं कि कैसी थी। तारीखी रिवायत के मुताबिक कैरेबियन के जजीरे कज़ाकों के लिए अहम मराकज़ थे। नासाओ, जो बहामास में वाक़ था, कज़ाकों की जन्नत कहलाता था। यहाँ वो अपनी लूट मार का सामान फ़रोख्त करते, जश्न मनाते और अपनी अगली मुहिम की मनसूबाबंदी करते। इसके अलावा बहरे हिंद और अफ्रीकी साहिल भी कज़ाकों के बड़े मराकज़ थे, जहाँ वो मुग़ल सल्तनत और मशरक़ी तिजारती कारवां को लूटते थे। तारीख बताती कि कज़ाकों के सुनहरी दौर का खात्मा 18वीं सदी के अवाइल में हुआ, जब बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने कज़ाकी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कीं। बरतानवी बहरिया ने कज़ाकों के अड्डों पर हमले किए और कई मशहूर कज़ाकों को गिरफ्तार करके फांसी दी गई। इन इक़दामात ने कज़ाकी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया और ब्लैक बेर्ड का अंजाम क्या हुआ, यह आप बयान की गई दास्तान में मुलाहजा कर चुके हैं। नाज़रीन, जहाँ तारीख में और बहुत से सुनहरी अदवार का जिक्र मौजूद है, वहीं पर बहरी कज़ाकों के सुनहरी दौर को भी आज़ादी, बहादुरी और मुहिम जोई की अलामत समझा जाता है। ये दौर न सिर्फ समुद्री तारीख का एक अहम हिस्सा है, बल्कि उसने कई दास्तानों, किताबों और फिल्मों को भी मुतासिर किया है। ये कज़ाकों की बेखौफी और उनकी मुनफरद ज़िंदगी का एक अनमिट निशान है। नाज़रीन, आइए तारीख में थोड़ा और पीछे जाते हैं और आपको जापानी बहरी कज़ाकों की तारीख बताते हैं, जिनके लिए तारीख में वाक़ों की इस्तेमाल होती है।
बल्कि इसे चीनी, कोरियाई और पुर्तगाली बहरी कज़ाकों के लिए भी बरता जाता है। तारीखी रिवायत के मुताबिक इन बहरी कज़ाकों ने बिलखसूस 13वीं से 17वीं सदी ईस्वी के दौरान कोरिया से इंडोनेशिया तक मशरकी एशिया के समुद्रों में ऊधम मचाए रखा। तिजारत में रखना डालने के अलावा उन्होंने साहिली आबादियों में तबाही मचाई, जहाँ से हज़ारों अफराद को पकड़कर बतौर गुलाम बेचा गया। रिवायत बताते हैं कि इन बहरी कज़ाकों के बायस चीन, कोरिया और जापान के दरमियान सफारती ताल्लुकात कशीदा रहे। अगरचे उनमें से बहुत सौ का ताल्लुक जापान से था, लेकिन इस इस्तिलाह को कोरिया, ताइवान और चीन के अलावा दीगर कज़ाकों के लिए भी बरता जाता था। नाज़रीन, तारीख बताती कि बहरी कज़ाक यूं तो 8वीं सदी से पूरे मशरकी एशिया में बहरी जहाज़ों को लूट रहे थे, लेकिन ये 13वीं सदी और उसके बाद वाको ही थे जिन्होंने लूट मार की नई हदों को छुआ, कानूनी बहरी तिजारत को अथल पथल किया, जिसके बाद 1231 और 1259 में मंगोल कोरिया पर हमलावर होने लगे। बहरी कज़ाकों का बदनाम तरीन अड्डा जापान का जजीरा टसोशीमा था, जहाँ छोटी छोटी आबी गुजरगाहों के बायस उनके लिए दिफा आसान था। ये जजीरा पथरीला और पहाड़ी है, इसलिए यहाँ के रहने वालों को खुराक के हसूल के लिए खासी जिद्दोजहद करना पड़ती थी, जबकि मकामी जागीरदार खुले समुद्रों में सामान लूटने वालों की पुश्त पनाही करके अच्छा खासा माल बना लेते थे। जापान में बहरी कज़ाकों के दूसरे अड्डे जजीरा इक्की और माटसुरा थे। रिवायत बताती हैं कि 14वीं सदी में अपने अरूज के वक्त कज़ाकों के सैकड़ों बहरी जहाज़ों ने कोरिया और जनूबी जापान के दरमियान तंग आबी रास्तों में लूट मार मचा रखी थी। उन्होंने जजीरा नुमा कोरिया के जनूब में हर साल 4 या 5 बड़े हमले किए। बाज़ बहरी कज़ाकों ने जजीरा नुमा कोरिया के मगरबी जानिब बहरी जहाज़ों की लूट मार को कारोबार बना लिया। 15वीं और 16वीं सदी में चीन का साहिल उनका एक और हदफ बना। बहरी कज़ाक हर तरह की कीमती चीज़ें, मसलन कीमती धातें, तलवारें, ज़ेरा बख्तर और तज़य्युन और आराइश की अशिया कब्ज़े में ले लेते थे, लेकिन ख़ास तौर पर चीनी शहनशाह को बड़ी मिकदार में बतौर खराज भेजे जाने वाली अशिया जैसा कि कपड़ा, अनाज और चावल उड़ाते थे। बहरी कज़ाक बंदरगाहों और साहिली आबादियों पर 400 तक जहाज़ों से हमलावर होते और इनमें 3000 तक मर्द हो सकते थे। अगरचे उनके पास हल्के हथियार हुआ करते थे, वो तलवार जैसे हथियारों को तरजीह देते थे, लेकिन वो मुनज़्ज़म फ़ौज की तरह होते थे और उन्हें मुनज़्ज़म मज़ाहमत का सामना बहुत कम होता था। चूँकि वाको मासूम लोगों को बतौर ग़ुलाम जागीरदारों या पुर्तगाली ताजरों को फ़रोख्त कर देते थे, इसलिए बहुत सी किसान बिरादरियाँ अंदरूनी इलाकों को मुंतकिल हो गईं, बावजूद इसके कि उन्हें अच्छी ज़री ज़मीन से हाथ धोने पड़े। वाको को मालकान की शदीद मुज़ाहमत के अलावा पकड़े जाने की सूरत में चीन, कोरिया या जापान में हुक्काम की जानिब से सजाए मौत का ख़तरा होता था। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि अहद वस्ता में हुक्काम के लिए एक मुश्किल वाको की शनाख्त थी, क्योंकि बहरी कज़ाक कानूनी तिजारत में कभी कभार शमूलियत इख्तियार करते और बाज़ ताजिर भी लूट मार जैसा बुरा काम किया करते थे। चालाक कज़ाक सरकारी दस्तावेज़ात भी कब्ज़े में ले लेते थे, जैसा कि सल्तनत मिंग 1368 से 1644 में वो कंदा दस्तावेज़ात जो तिजारत के कानून या खराज होने का सबूत होती थीं, वो भी कज़ाकों के हाथों लग गई थीं। इस मसले का एक पहलू यह भी था कि चीन, कोरिया और जापान के माबैन कानूनी तिजारती ताल्लुकात की कमी का फ़ायदा बहरी कज़ाक उठा रहे थे। 16वीं सदी में ज़्यादातर वाकू चीनी थे। उनमें से बहुत से साबिक ताजिर थे जो मिंग हुकूमत की जानिब से दाखिली पाबंदियों और तिजारती महसूलात पर बरहम थे। बहरी कज़ाकों में कोरिया का अपना हिस्सा था। एक और काबिल ज़िक्र गिरोह पुर्तगाली ताजरों का था, जो चीन में अपना सामान स्मगल करने के लिए बहरी कज़ाकों से ताउन करते थे। रिवायत के मुताबिक कज़ाकों के मसले से निमटने के लिए 14वीं सदी में कोरियाओं ने तोपों से मुसल्ला बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा बनाया। दरियाए कोम के दहाने पर बहरी कज़ाकों के एक बड़े बेड़े के खिलाफ उसने काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की, जिसका सेहरा चुई मोसन के सर बांधा जाता है, जिसका सन वफ़ात 1395 है। कहा जाता है कि उस जंग में चुई मोसन तोपों को इस्तेमाल करने के काबिल हुआ, क्योंकि उसने बारूद बनाने के लिए बेहद काबिशें की थीं। अलबत्ता टेसोशीमा पर 1399 और 1419 में बरह रास्त हमले समेत, जिसमें 700 मुश्तबा कज़ाकों को मौत के घाट उतारा गया, कोरियाई बहरिया के आइंदा बरसों में मज़ीद कामयाबियाँ उनका मुकम्मल खात्मा न कर सकीं। कोरियाई हुकूमत ने कज़ाकों और उनके सहूलतकारों के लिए सजाए मौत समेत कड़ी सजाएं लागू की, लेकिन उन्हें जापानी हुकूमत के इकदामात की ज़रूरत थी
और उन्होंने इस मकसद के लिए जापानी दरबार में मुतअद्दिद बार सफारती वफूद भेजे। चीन के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो बहरी कज़ाकों ने चीनियों के लिए इतना मसला पैदा किया कि हल का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने जापानी दरबार में 3 मुख्तलिफ सफारती वफूद भेजे। अलबत्ता असल मसला ये था कि जापानियों का कज़ाकों के अड्डों पर बहुत कम कंट्रोल था। चीनियों ने इसरार करना भी शुरू कर दिया कि उनके जापान से तजारती मुआहदों का इन्हिसार कज़ाकों के खिलाफ जापानी हुकूमत के इकदामात पर होगा। फिर चीनी बहरी कज़ाकों की तादाद बढ़ने लगी, जिससे कानूनी तिजारती जहाज़ों के लिए समुद्र महफूज बनाने का एक और मसला खड़ा हो गया। और कज़ाकों को कुचलने के लिए भेजी गई मिंग फौज के खिलाफ कज़ाकों ने कई जंगें जीत लीं। मिंग सल्तनत के शहनशाह योंगल, जिसका दौर हुक्मरानी 1403 था 1424 था, उसने ये कहकर हर एक की परेशानी को जुबान दी कि बहरी जहाज़ आसानी से उन तक पहुंच नहीं सकते, नेज़े और तीर उन्हें आसानी से छू नहीं सकते, हम उन्हें लालच देकर अपने साथ मिला नहीं सकते, ना अपनी ताकत से उन्हें दबा सकते हैं। लिहाजा समुद्र के वसी इलाके में मुसलसल गश्त करने और महफूज अड्डों से उनके खात्मे के मुश्किल काम को महसूस करते हुए चीनियों ने मुतनव्वे दिफा की पॉलिसी को तरजीह दी। उसके मुताबिक गैर महफूज साहिली इलाकों में कले तामीर किए गए और बहरी तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई। यूँ कोई भी गैर सरकारी जहाज़ की शनाख्त कज़ाकों के जहाज़ के तौर पर की जा सकती थी। इस तरह 16वीं सदी के वस्त तक कज़ाकों के खिलाफ ज़्यादा बड़ा कदम उठाया गया। चीनियों ने अपने टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की, इकट्ठे होने वाले मालिये से दिफाई बहरी कुव्वत बनाई गई ताकि साहिली इलाकों में गश्त किया जा सके और सामने आने वाले कज़ाकों के जहाज़ों को डिपोया जा सके। नतीजतन 2 मिंग जर्नेलों हो सिंह हुसैन और चीची कुआंग की सरबराही में कज़ाकों को बहुत सी बुरी शिकस्तें दी गईं। रिवायत के मुताबिक कज़ाकों के सबसे मतलूब सरगना वांग ची को 1557 में गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, बात की जाए जापान के रद्द अमल की तो 14वीं सदी में मरकजी हुकूमत का जापान के तमाम जज़ायर पर कंट्रोल नहीं था और वो कमज़ोर थी। इसका मतलब था कि हुक्काम कज़ाकी रोकने के लिए बहुत कम इकदामात करने के काबिल थे। हमसाया ममालिक के वफूद की दरखास्तों पर भी हुकूमत कुछ नहीं कर पाती थी। 1443 में जापानी और कोरियाई हुकूमतें बिलाखिर इकट्ठी हुईं और मुआहदा किहाई पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक बिलखसूस जजीरा टेसोशिमा और कोरियाई बंदरगाहों टोनाई, उंगचिन और उल्सान के माबैन तजारत को कानूनी शक्ल दी गई। इससे कज़ाकों की आमदन पर जद पड़ी। बदकिस्मती से यह माहिदा 1510 में कोरियाई बंदरगाहों पर जापानी ताजरों की गड़बड़ के बाद ख़त्म हो गया और बहरी कज़ाकों ने 1544 में कोरिया की बंदरगाहों पर एक बड़ा हमला किया, जबकि 16वीं सदी के आखिर में जापान में मुकीम वाको अपने अंजाम को पहुंचे। रिवायत बताते हैं कि 1582 से 1598 तक जापान का फौजी सरबराह रहने वाला टोयोटोमी हिडेयोशी कज़ाकी को मलियामेट करने के लिए पुरज़्म था। वस्ती जापान के इत्तेहाद के सबब अब वो कज़ाकों पर हमलावर होने की इस्तात रखता था। अमलियत पसंद हिडेयोशी ने बाज़ कज़ाकों को अपने लिए भी इस्तेमाल किया और 1592 में उन्हें तिजारत की इजाज़त दी। उसकी शर्त थी कि उसके ज़ाती बहरी जहाज़ों शोइनसन को चलाएं। यही पॉलिसी उसके जानशीन टोकुगावा ने अपनाई। आखिरकार मशरकी एशिया के समुद्रों को बहरी कज़ाकों से निजात मिल गई, लेकिन जापान की बैनुल-अक़वामी साख को नुकसान पहुंच चुका था। इसमें मज़ीद खराबी खुद हिडेयोशी ने पैदा की जब उसने 1592 और 1598 में कोरिया पर हमला किया। इस हमले में साबिक कज़ाक और उनके जहाज़ हमरा थे। नाज़रीन, ये था तज़किरा वाको कज़ाकों का। याद रहे कि कज़ाकों का तज़किरा ब्लैक बेल्ट के दौर से पहले के बहरी कज़ाकों के हवाले से था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।